वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी परीक्षा में अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में पूछे जाते हैं उसके बारे में। आखिरकार कौन कौन से ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि राष्ट्र गौरव के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत एवं मानवाधिकार के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो सभी छात्र छात्राएं बहुत ध्यान से वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे और मैं एक प्रकार से आपके समक्ष जो है प्रस्तुत हूँ लाइव लेकर के सेशन। सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो में जाहिर सी बात है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, वीडियो में मज़ा आएगा, सारे मुद्दे आपके क्लियर होंगे और ध्यान रखेंगे। आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे जो भी छात्र छात्राएं हो, यह बात आप सुन लीजिए। आप बीएससी कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं या आप बीकॉम में हैं, या मेरे प्यारे दोस्तों आप बीएससी एजी कर रहे हैं यानी कृषि वाला, या फिर आप बीएससी गृह विज्ञान कर रहे हैं, तो उसको लेकर के आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं अनिवार्य रूप से, जो कि आपके कहाँ से होते हैं, राष्ट्र गौरव से होते हैं और आपके जो है मानवाधिकार से होते हैं और पर्यावरण से होते हैं। इसमें से 3 खंडों में आपका प्रश्न पत्र जो है डिवाइड हुआ होता है, जिनमें से 40 नंबर का प्रश्न आपसे राष्ट्र गौरव से पूछता है, मतलब 40 प्रश्न आपके जो है राष्ट्र गौरव से, और आपके 30 प्रश्न पर्यावरण से और 30 प्रश्न मानवाधिकार से। इस प्रकार से 40 नंबर आपको राष्ट्र गौरव दे, मतलब कि नंबर आपको इसका एक भी नहीं मिलेगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आपकी मार्कशीट में नंबर नहीं जुड़ेगा। इसके सिलेबस को अगर आपको अध्ययन करना है, देखना है, तो वीडियोस उपलब्ध हैं, उसको देख लीजिएगा, हमने डाल रखा है। वहीं अगर आपको मेरे प्यारे दोस्तों जो है 2020 में किस प्रकार का प्रश्न पत्र आया था और कौन कौन से प्रश्न आए थे, अगर उसको देखना है, 2020 की जैसे ही पेपर हुआ था मैंने आंसर की उसकी डाल दी थी। और ध्यान रखेंगे, इसकी जैसे पेपर होगा, पेपर आपके होते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव वालों या फिर तमाम सारे, तो मैं उसकी आंसर कीज भी डालने का आप प्रयास करूंगा। ओके, ध्यान रखेंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आंसर कीज आपके सामने उपलब्ध करवाई जाए शुक्ला स्टडी पॉइंट पर सबसे पहले। ओके, बीए के क्षेत्र में अगर बात करें तो शुक्ला स्टडी पॉइंट एक प्रकार से आप लोगों के समक्ष जो है हमेशा से 100% श्योरता के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत रहता है और हमेशा आप लोगों का साथ जो है हमें मिला है और मेरा साथ आपको भी मिला है। यह बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो एक प्रकार से हम आप साथ में रहेंगे तो पढ़ाई को नवीन दिशा में ले जा सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने देश का युवा, अपने देश का बैचलर सुधर सकता है और बड़ी ही अच्छी तरीके से उन्नति कर सकता है अपना भारत देश। एक प्रकार से सभी लोग एक प्रकार से वीडियो को शेयर करें ताकि समस्त भारतीयों तक यह बातें पहुंचे। समस्त भारतीय बैचलर डिग्री में जो हैं, जो कॉलेज पर आश्रित हैं, ऐसी जो कुछ महिलाएं होती हैं, ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको कॉलेज जाने से मना कर दिया जाता है, कॉलेज नहीं जा पाती हैं, उनके लिए यह वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप घर पे हैं, आप जो है खाना बना रही हैं या आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो इसके लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट को अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप बड़े ही आसानी से तैयारी अपनी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप शुक्ला स्टडी पॉइंट से लगातार कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो लगभग आपके 60% से एबव नंबर आ सकते हैं। यह बात मैं बता रहा हूँ। अगर आपने बुक्स वगैरह का भी सहारा लिया तो आपके और भी नंबर आ सकते हैं। वैसे मैं सारी बुक्स को पढ़ने के बाद निचोड़ आपके सामने देने का प्रयास करता हूँ कि ताकि क्वेश्चंस वही एग्जाम से फंस जाए। इसी प्रकार से और मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए इसके प्रैक्टिस रूप में तो उसको भी बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। मैं उस पर भी आपको आपके समक्ष जो है वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। वहीं आपका सोशियोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो और चाहे आपका होम साइंस हो, या इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट जो होंगे उनकी जो लाइव क्लासेस होती हैं आपकी होती रहती है हमारे चैनल पर। उसी प्रकार से हिंदी साहित्य जो कि मेरा रुचिकर सब्जेक्ट है, रुचिकर विषय वस्तु, इसके बारे में भी आपको पता होगा, वीडियोस उपलब्ध होती हैं। मतलब बीए से संबंधित जितने भी आर्ट्स सब्जेक्ट होते हैं सभी की वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। इंग्लिश हमने भी पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन इंग्लिश उतना सही तरीके से आपको नहीं समझा सका, लेकिन तब भी छात्रों के कमेंट्स आए थे कि सर आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया है। तो मैं यही चाहूँगा कि इंग्लिश के लिए मैं टीचर एक जो है जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी लोग हम जो है देख रहे हैं छात्र हैं, सभी लोगों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जियोग्राफी जैसे, पॉलिटिकल जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। बहुत डिफिकल्ट जो है मुद्दों को आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाता है। चलिए बिना समय गंवाए आपको जो है प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। लगभग आज के वीडियो के अंतर्गत आप 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। 100 से क्या लगभग 125 से 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने ऑब्जेक्टिव की मिलेगी। सभी छात्र छात्रों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। मेरा नाम दोस्तों शिवम शुक्ला है। ध्यान रखेंगे, आप शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल देख रहे हैं। ठीक, आपके सामने प्रश्नों की कतार दिखाना चाहूँ। लगातार आप प्रश्नों को देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न आपके सामने ऐसे आएंगे। ठीक, बहुत सारे प्रश्नों को आप यहाँ पर देख सकेंगे और हमने बहुत प्रश्नों को रखा है। इन प्रश्नों को आप देने का प्रयास करेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे एक एक का। ठीक,
बहुत प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और भी प्रश्न अगर आप चाहेंगे इसको लेकर के तो मैं जल्दी और प्रैक्टिस आपकी करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है अगर शुक्ला डी पॉइंट आपके साथ है तो। ओके, चलिए एक बार सर फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। सेशन में मज़ा नहीं आ रहा है, अगर बच्चे कम हैं तो फिर मज़ा उतना नहीं आता। ज़रा फटाफट से एक बार शेयर करिए वीडियो को, बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो के अंतर्गत। मैं बार बार बता रहा हूँ, राष्ट्र गौरव क्या होता है, राष्ट्र गौरव क्या होता है, सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। राष्ट्र गौरव किसे कहते हैं? राज्यों के विषय में ज्ञान को कहते हैं, या अपने राष्ट्र की उपलब्धियों के ज्ञान के बारे में अगर हम जानें तो उसको कहते हैं, या प्राकृतिक आपदा का ज्ञान हो जाए तो उसको राष्ट्र गौरव कहते हैं, या पर्वत नदियों या आदि का ज्ञान हो जाए तो हम कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का अगर आपको ज्ञान हो जाए तो वही राष्ट्र गौरव है। अर्थात आपके देश की, आपके राष्ट्र की क्या क्या उपलब्धियां हैं उन्हीं का ज्ञान करना होता है आपको राष्ट्र गौरव के अंतर्गत। इन्हीं सभी बातों पर आपका पूरा का पूरा मुद्दा टिका हुआ होगा, पूरे के पूरे प्रश्न टिके हुए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चले पहला प्रश्न है, चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मणो अस्य मुखामासीदा बाहुराज्यान्यः कृता उर्तदस्य दिवस्याः पादाभ्याम शूद्रो अजयतः। ब्राह्मणो अस्य मुखामासीद का मतलब होता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है? मुखमंडल से हुई, एक विराट पुरुष के मुखमंडल से, मतलब ब्रह्मा के मुखमंडल से, मतलब मस्तिष्क भाग से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्राह्मणों की। उनके बाहु से यानी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, और उनके उदर से यानी कि पेट पीठ के हिस्से से लगभग जो है उनकी उत्पत्ति हुई वैश्य की, और जो है पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। यह श्लोक प्रचलित है उपनिषदों में भी, ध्यान रखेंगे उपनिषदों में बोल रहे हैं, वेदों में जो है यह बातें उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह बातें बताई गई हैं, आपको ऑप्शन में दिया होगा। तो चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है आपको सर्वप्रथम ऋग्वेदों में मिलता है, उसके बाद में पुराणों में भी आप देखेंगे, स्मृतियों में भी, उपनिषदों में भी आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले ऋग्वेद में बातें बताई गई हैं। ऑप्शन इसका क्या करेक्ट होगा? सी नंबर ऑप्शन इसका एकदम से राइट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, सी नंबर प्रश्न एकदम से आपका करेक्ट है। कि कहाँ पर भैया? तो यहाँ पर 10वें मंडल में। तो आपसे पूछेगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णों का क्या है उल्लेख आपको मिलता है। ठीक, ध्यान रखें चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह आपको पता होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेद का क्या मतलब कि वेद का क्या है? वेद क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वेद क्या है बताने का प्रयास करें। वेद क्या है मतलब वेद का क्या अर्थ है? हाँ सॉरी, वेद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया है ज्ञान, बी में दिया है मंत्र, सी में दिया है ग्रंथ और डी में दिया है प्रार्थना। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका मेरे प्यारे दोस्तों? तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है आपका, रामायण के रचयिता थे। चलिए बताने का प्रयास करें, रामायण के रचयिता कौन थे? ए ऑप्शन दिया वेद व्यास, बी दिया है कौटिल्य, सी दिया है तुलसीदास और डी दिया है वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता मेरे प्यारे दोस्तों कौन थे? वाल्मीकि जी थे। कौन थे? वाल्मीकि जी कौन थे? रामायण के रचयिता थे। ठीक, ध्यान रखेंगे वाल्मीकि जी। जबकि कौटिल्य किसके रचयिता हैं? तो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। तुलसीदास श्री रामचरितमानस और वेद व्यास वेदों की रचना करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। आगे बढ़ते तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थ कौटिल्य की अर्थशास्त्र में क्या मतलब किससे संबंधित बातें बताई गई हैं? तो राजनीति से संबंधित बातें बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने करी थी? ए ऑप्शन दिया है कृष्ण, बी दिया है व्यास, सी दिया है विदुर और डी दिया है अर्जुन। तो व्यास जी ने की थी इसकी रचना। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, व्यास जी। महाभारत की रचना किसने करी थी? व्यास जी ने करी थी। अर्जुन तो उसके एक पात्र थे, महाभारत के एक पात्र हैं अर्जुन, जो कि सर्वश्रेष्ठ धनुधर की श्रेणी में आते थे। हालांकि इनके पैरेलल जैसे कर्ण जी जो थे वह भी बहुत धनुधारी थे अच्छे तरीके से, और इसी के तदुपरांत जो एकलव्य थे वह भी अच्छी धनुर्विद्या जानते थे। कृष्ण जो थे वह एक प्रकार से कौन थे? आपको पता होगा, कृष्ण भगवान जो है विष्णु के अवतार हैं। और वहीं विदुर जी जो थे या बड़े नीतिज्ञ हैं, मतलब कि अपने ज़माने के राजनीतिक विचारक के श्रेणी में, जैसे अरस्तु प्लेटो हुआ करते थे, मतलब हैं मतलब थे। इसी प्रकार से जो है ये हस्तिनापुर के कौन थे? राजनीतिक विश्लेषक से विदुर। विदुर नीति आज आप भी देखते होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है। प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है इनमें से? तो ए ऑप्शन दिया अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन दिया है गीता और सी ऑप्शन दिया है रामायण और डी ऑप्शन दिया है रामचरितमानस। तो प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? अगर आपसे पूछे रामचरितमानस और रामायण दिया हो तो क्या लगाएंगे आप मेरे प्यारे दोस्तों? उसमें आप रामायण लगाएंगे। ठीक है, रामायण लगाएंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है। गीता जो है एक प्रकार से भगवान श्री
कृष्ण के द्वारा गाए गई श्लोक का एक ग्रंथ है गीता, उसको कहा गया। गीता मतलब क्या होता है? गेय पद। इसमें श्लोक वर्णित है, जैसे कि मान लेते हैं इसमें अगर श्लोक गीता के बताना चाहूँ कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीति मति नमः। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं और तमाम सारे श्लोक इसमें वर्णित हैं। गीता एक प्रकार से ऐसी जो है ऐसी पुस्तक है जिसमें दुनिया के कोई ऐसे सवाल नहीं जिसके उत्तर आपको ना मिल जाएं। तो गीता एक अमूल धरोहर है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। गीता में गेय पद मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सीख दी गई थी। जब महाभारत का मैदान कौरव और पांडव एक तरफ खड़े हुए थे, मतलब कि दोनों युद्ध के मैदान में खड़े हुए थे कुरुक्षेत्र में, और जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हुए थे, उसी बीच में अर्जुन ने देखा कि ये तो दादा भीष्म पितामह जी हैं, ये जो है आचार्य द्रोण हैं जिन्होंने हमको शिक्षा दी, या कृपाचार्य हैं जिन्होंने हमको एक प्रकार से दीक्षा दी, या इसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि ये हमारे जो है दुर्योधन ये भी भाई है, भले ही यह जो है तमाम प्रकार के गलत कृत्य किए हों, या इसी प्रकार से उसने देखे कि जो है सभी हमारे सगे संबंधी है जिनसे आज हम झगड़ा करेंगे, युद्ध करेंगे, ये हमारी सेनाएं हैं जिनको कल हम जो है संचालन किया करते थे, आज उन्हीं सेनाओं को हमको मारना है। ये सारी बातें अर्जुन के मन में घूमने लगी और तब अर्जुन ने क्या किया, अपने गांडीव को उठाया और पृथ्वी पर रख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण का वहाँ से एक प्रकार से अच्छी भूमिका आती सामने, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक प्रकार से दुनियादारी का ज्ञान सिखाते हैं, और उसी में अर्जुन तमाम प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं अर्जुन को नाना प्रकार की बातों को बताते हैं। जो जो प्रश्न अर्जुन करते जाते हैं उन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर जो है भगवान श्री कृष्ण गाते हुए देते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। यह बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रकार से भारत की अमूल धरोहर है। गीता को दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं, दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं बची होगी जिसमें इसका अनुवाद ना हुआ हो। हर एक भाषा में गीता के अनुवाद हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। गीता में हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा जीवन जीने के लिए। ध्यान रखेंगे, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बातों से संतुष्ट किया, और अर्जुन ने जो पृथ्वी पर गांडीव रखी थी उस अपनी गांडीव यानी गांडीव उनके धनुष का नाम था, गांडीव को उठाया और युद्ध के लिए तत्पर हो चुके। इस प्रकार से आपने देखा दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध आपके सामने प्रस्तुत हुआ। ठीक, चलें, तो ये बातें आपको अच्छी लगी जो हमने बताई, पौराणिक कथाएं हैं, तो इन एक प्रकार से ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी अति आवश्यक होती, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों। ठीक, जो बातें कहीं से भी अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। किसी धर्म में अच्छाइयाँ हैं तो उस धर्म की अच्छाइयों को अपने धर्म में जो है एक प्रकार से एडजस्ट करें, और अपने धर्म में अच्छाइयाँ हैं तो दूसरे धर्म वालों को बताएं कि हाँ तुम्हारे में ये बुराई, इसको हटाइए। इस प्रकार से जब मैनेजमेंट होगा तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो रामायण जो है प्रसिद्ध क्या है, महाकाव्य है। रामचरितमानस किसकी रचना है, महाराज तुलसीदास जी की रचना है। वर्णनाम अरसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यहाँ से शुरू होता है रामचरितमानस जो है, वाह अक्षर से शुरू होता है और वाह पर खत्म होता है। इसमें 7 कांड है। आपसे पूछेगा रामचरितमानस में कितने कांड है, 7 कांड है। पहला कांड कौन सा है, पहला कांड आपका बाल कांड है। पहला कांड आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बाल कांड है। फिर अयोध्या कांड है। इसी प्रकार से आप देखेंगे लास्ट कांड कौन सा, उत्तर कांड। उत्तर मतलब होता है बाद में। आपसे पूछेगा सबसे अच्छा कांड कौन सा इनमें से, तो आप सुंदर कांड बोलते हैं। 5वां कांड जो कि है पंचम सोपान। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जो है, अब ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपको नहीं बताने का प्रयास करूंगा अन्य प्रश्नों की, और यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि हमने आपको बता दिया क्योंकि अमूल निधि है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नौका निर्माण की कला विकसित हुई है, कब विकसित हुई है। ए दिया है मौर्य काल, बी दिया है उत्तर वैदिक काल, और सी दिया है शुंग काल। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हाँ, नौका निर्माण की कला कहाँ पर विकसित हुई है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, सिंधु सभ्यता काल। सिंधु सभ्यता काल ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका, महावीर का जन्म कब हुआ था। महावीर जैन जो थे उनका जन्म कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था उनका जन्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है कुंडग्राम, बी में दिया है राजगृह, सी में दिया पाटलिपुत्र, और डी में दिया है मिथिला। कहाँ पर हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए। 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए। जैसे पैगंबर वगैरह उसमें होते थे, ऐसे इसमें तीर्थंकर होते थे उसको, मतलब जैन धर्म को चलाने के लिए। तो 23वें तीर्थंकर जो थे कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, पार्श्वनाथ। कौन थे,
पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गौतम बुद्ध को बुद्धत्व कब प्राप्त हुआ? बुद्धत्व कहाँ प्राप्त हुआ? प्राप्त हुआ मतलब कहाँ प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को बुद्धत्व जो है कहाँ पर प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन सारनाथ, बी कुशीनगर, सी दिया गया, डी दिया श्रावस्ती। क्या करेक्ट आंसर होगा बताने का प्रयास करें। तो गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था कहाँ पर? गया में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गया में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बुद्ध का जन्म हुआ था मतलब कब हुआ था? ये ऑप्शन दिया है 560 ईसा पूर्व, बी दिया है 561 ईसा पूर्व, सी दिया है 562 ईसा पूर्व और डी दिया है 563 ईसा पूर्व। क्या करेक्ट आंसर होगा? तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो में बहुत ही मजा आ रहा है, आप लोगों को सारे प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं। इसी प्रकार से आपके एग्जाम से प्रश्न पूछे जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्ला डी पॉइंट के साथ एक प्रकार से आप विश्वास करके बने रहें। ओके, चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है मेरे चीतों। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कब प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ बुद्ध को, मतलब कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए में दिया है लुम्बिनी, बी दिया है सारनाथ और सी दिया अयोध्या और डी दिया है कुशीनगर। कहाँ पर हुआ? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, कुशीनगर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन भारत में गणित की उत्पत्ति का काल क्या था? गणित की उत्पत्ति का काल क्या था बताने का प्रयास करें। गणित की उत्पत्ति कब हुई? तो वैदिक काल में हुई। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। वैदिक काल में प्राचीन भारत में गणित की उत्पत्ति मानी जाती है। आपसे पूछे कि उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर कार्य वगैरह बांटे जाते थे। आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी? तो सिंधुकालीन की सभ्यता मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता आपकी, मेसोपोटामिया की सभ्यता उसी के समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता सब उसी के समकालीन थी। ठीक। आर्य का क्या अर्थ है? आपसे पूछे अगर एग्जाम्स में, आर्य का क्या अर्थ है? तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ओके, ध्यान रखेंगे, सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। शून्य का जन्म कब हुआ था बताएं? शून्य का जन्म स्थान कहाँ पर है? शून्य की खोज किसने करी थी? आर्यभट्ट ने करी थी। या बात भी जानने का प्रयास करें, एक बार पूछा गया था 2016 के पेपर में शायद। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। देखें आगे, इंडिका के रचयिता कौन है? हमने बताया शून्य का जन्म स्थान कहाँ है? तो भारत में है। ध्यान रखेंगे, भारत में शून्य की खोज हुई आर्यभट्ट ने किया था, बिहार के निवासी थे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंडिका के रचयिता कौन है? इंडिका के रचयिता कौन है मेरे भैया बताने का प्रयास करें फटाफट से। इंडिका के रचयिता कौन है? फटाफट से बताने का प्रयास करें। ए ऑप्शन दिया मेगास्थनीज, बी दिया टॉलमी, सी दिया है मार्को पोलो, डी दिया है अल-बरूनी। क्या करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन इसका यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अशोक के पिता का क्या नाम था? अशोक के पिता का क्या नाम था मेरे भैया? अशोक के पिता का क्या नाम था? चलें बताने का प्रयास करें फटाफट। अशोक के पिता का क्या नाम था? ये ऑप्शन है बिंदुसार, बी दिया है बिंबिसार, सी दिया चंद्रगुप्त मौर्य और डी दिया है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या करेक्ट आंसर होगा? अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के हैं, ऑप्शन इसका ये करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखने का प्रयास करें। चलें अगला प्रश्न आपके सामने, सारनाथ का सिंह क्या दिया हुआ है भैया? सारनाथ का सिंह। सारनाथ का सिंह शीर्ष मतलब जो स्तंभ है उसका निर्मित करवाया था, किसने करवाया था? सारनाथ के सिंह का शीर्ष स्तंभ किसने निर्मित करवाया था? ऑप्शन ए में दिया पुष्यमित्र शुंग ने, बी दिया है अशोक ने, सी दिया है बिंदुसार ने और डी दिया है समुद्रगुप्त ने। किसने करवाया था? किसने करवाया था बताने का प्रयास करें फटाफट फटाफट। सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर, अशोक ने। जी हाँ, अशोक ने। देवनाम प्रियदर्शी ही, ठीक इसका नाम था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अशोक के कई नाम थे, किसी दिन अशोक के बारे में अगर टाइम मिला तो आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्राचीन भारत में मतलब प्राचीन इतिहास जो व्यक्ति लिए होंगे, जो बच्चे लिए होंगे, स्टूडेंट्स, उनको पता होगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, सभी लोगों को पता होगा जितने कंपटीशन वाले हैं। कमान कमान बॉयज, चले फटाफट बताने का प्रयास करें। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, किसने किया था? ए ऑप्शन दिया अजात शत्रु, बी दिया है कालाशोक, सी दिया अशोक ने और डी दिया कनिष्क। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका अशोक इज राइट आंसर, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? सभी लोगों को पता होगा, नागर शैली। बिल्कुल बिल्कुल नागर शैली, नागर शैली। हाँ, उत्तर भारत के मंदिरों की शैली कैसी है? नागर शैली। द्रविड़ शैली कहाँ की है? कहाँ की है मेरे प्यारे दोस्तों? जो नीचे वाले हैं, मतलब कि दक्षिण भारत की शैली पूछे द्रविड़ शैली, उत्तर भारत की शैली मंदिर बनाने की कौन सी? नागर शैली। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। ये किसका है? आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर है, आप इसमें पढ़ते हैं किसमें? यूपीएससी यानी आईएएस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो है कला एवं संस्कृति पढ़ते हैं, तो कला का यह विषय मतलब होता है, तो यह भी एक प्रकार से धरोहर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे राष्ट्र गौरव की बात है। अगला है आपका कोणार्क का जो है मंदिर संबंधित है। कोणार्क का मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ई में दिया है शिव से, शिव भगवान से, बी दिया है विष्णु भगवान से, सी दिया है इंद्र भगवान से, और डी दिया है सूर्य से। किससे संबंधित? कोणार्क। कोणार्क जैसा कि नाम से पता, कोणार्क मतलब सूर्य। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, सूर्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू दर्शन विभाजित है। बिल्कुल सभी लोगों को पता होगा, कमान कमान बताने का प्रयास करें। हिंदू दर्शन विभाजित है, हिंदू दर्शन विभाजित है। ए ऑप्शन 4 भागों में, बी दिया है 5 भागों में, सी दिया है 6 भागों में, और डी दिया 7 भागों में। 6 भागों में, बिल्कुल हाँ 6 भाग, 6 भाग बिल्कुल सही है, 6 भागों में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, 6 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। न्याय सूत्र के रचयिता थे, चले न्याय सूत्र के रचयिता थे। ए ऑप्शन है बोधायन, बी दिया है गौतम, सी दिया है बृहस्पति, और डी दिया है आपका कपिल। क्या करेक्ट आंसर होगा? न्याय सूत्र के रचयिता थे, न्याय सूत्र के रचयिता थे। चले न्याय सूत्र के रचयिता थे गौतम ऋषि, हाँ गौतम ऋषि। ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। न्याय सूत्र के रचयिता कौन थे? गौतम ऋषि। ओके, आगे देखें। अगला प्रश्न है तक्षशिला। तक्षशिला में किसने शिक्षा पाई थी निम्न में से? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और रामगुप्त। समुद्रगुप्त ने लगभग 100 से अधिक युद्ध जीते थे, ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछेगा 100 से अधिक युद्ध किसने जीता था? समुद्रगुप्त ने जीता था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है तक्षशिला में शिक्षा इन्होंने पाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, किसने पाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी कह रहे हैं। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त, बिल्कुल हाँ कुमारगुप्त प्रथम ने करी थी। कुमारगुप्त प्रथम, ध्यान रखेंगे, कुमारगुप्त प्रथम ने क्या करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। आपको यहाँ पर मिला दिख जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। और आपसे अगर एग्जाम से पूछे चरक संहिता का उल्लेख कहाँ पर है? चरक संहिता में उल्लेख है, किसका उल्लेख बताया गया है? चरक संहिता में जो है चिकित्सा के बारे में बताया गया है, और चिकित्सा जो है विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख जो है आपको चरक संहिता में ही मिलेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। आपसे पूछेगा कि शल्य क्रिया के जनक किसे कहा जाता है, तो जो है सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है, यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए। योग सूत्र एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है आपसे पूछेगा? तो पतंजलि जो है, जो प्रोडक्ट चल रहा है वो पतंजलि जो है वो योग सूत्र के लेखक थे। योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि। पतंजलि का प्रोडक्ट बाबा रामदेव देखते हैं चलाते हैं, तो पतंजलि जो थे वह योग सूत्र के जनक थे, इसीलिए बाबा रामदेव देखते हैं योगा करवाते हैं, और पतंजलि का एक प्रकार से प्रोडक्ट आप मंजन करते होंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। ठीक, चलें अगला प्रश्न आपके सामने है। विक्रमशिला विहार का निर्माण करवाया था। विक्रमशिला विहार का निर्माण किसने करवाया था? विक्रमशिला विहार का निर्माण किसने करवाया था? ए ऑप्शन दिया देवपाल, बी दिया है कुमारपाल, सी दिया राष्ट्रपाल, और डी दिया है धर्मपाल। क्या करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल धर्मपाल। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। क्या ऑप्शन दिया? अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, ओदंतपुरी स्थित है। ओदंतपुरी स्थित है। ऑप्शन ए में दिया पश्चिम बंगाल, बी में दिया बिहार, सी में दिया उड़ीसा, और डी में दिया उत्तर प्रदेश। ओदंतपुरी कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। संत रविदास का जन्म कब हुआ था? संत रविदास का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था या फिर कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? चले फटाफट से बताने का प्रयास करें आप सभी लोग बताने का प्रयास करें फटाफट से। संत रविदास का जन्म कब हुआ था? संत रविदास का जन्म कब हुआ था? संत रविदास का जन्म कब हुआ था? चले ये ऑप्शन दिया 15वीं शताब्दी में, बी दिया 14वीं शताब्दी में, सी दिया 17वीं शताब्दी में, और डी दिया 18वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में, बिल्कुल 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, संत रविदास का जन्म। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। शताब्दी क्या होती है? 14वीं शताब्दी का मतलब यह नहीं है कि 1400 ईस्वी के आसपास, नहीं। 14वीं शताब्दी का मतलब होता है कि 1300 से लेकर के, मतलब 1301 से लेकर के 1400 तक के समय काल को हम क्या कहते हैं? 14वीं शताब्दी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिए, 1301 से लेकर के 1400 तक के समय काल को हम क्या कहते हैं? 14वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी की बात करेगा तो 1401 से लेकर के 1500 के समय काल को हम 15वीं शताब्दी कहेंगे। 16वीं शताब्दी क्या होगी? 1501 से लेकर के 1600 तक के समय काल को। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सती प्रथा को बंद करवाया था, किसने करवाया था? ऑप्शन सभी को पता होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग देंगे इसका। ए ऑप्शन दिया है राजा राम मोहन राय, बी दिया स्वामी विवेकानंद, सी दिया है दयानंद सरस्वती, और डी दिया है लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल बताने का प्रयास करें, कौन थे लाल बाल पाल? गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। चले हाँ, सती प्रथा को बंद करवाया था। सती प्रथा को बंद किसने करवाया था? फटाफट से बताने का प्रयास करें। सती प्रथा को बंद राजा राम मोहन राय। हाँ बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? ए दिया है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, बी दिया है दयानंद सरस्वती, सी दिया है रामानंद, और डी दिया है राधा कृष्णन। क्या करेक्ट आंसर होगा? आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? हाँ बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न,
वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, बी में दिया तिलक, सी में दिया सुभाष चंद्र बोस, डी में दिया है बंकिम चंद्र। क्या करेक्ट आंसर होगा? वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम, सस्य श्यामलम वंदे मातरम। बताने का प्रयास, सुजलाम सुफलाम माल्याज शीतलाम शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये राष्ट्रगीत है अपना। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, सभी लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है गोदान के रचयिता कौन है? गोदान, गोदान, गोदान उपन्यास है गोदान, बहुत ही एक प्रकार से त्रासदी है इसमें। त्रासदी का मतलब क्या होता है? दुख, दुख, ऐसा दुख जो बहुत ज़्यादा दुख हो उसी को त्रासदी कहते हैं, जीवन की त्रासदी कहा जाता है इसको, गोदान को। गोदान जो उपन्यास है या किसमें शामिल है? आईएएस यानी यूपीएससी के मेंस में अगर आप जाएंगे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप हिंदी साहित्य लेंगे तो उसमें आपको गोदान मिलेगा उपन्यास, ठीक। तो गोदान के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। रामचंद्र जी किसके लेखक हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास। आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने वैज्ञानिक पद्धति के साथ लिखा है, इनका सबसे मान्य है, ठीक, ध्यान रखेंगे। श्याम सुंदर दास और रामधारी सिंह दिनकर यह भी एक प्रकार से कवि लोग ही हैं, ठीक। आगे देखते हैं, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे, बताने का प्रयास करें। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ऑप्शन ए दिया हरविंद मतलब हरगोविंद सिंह खुराना, बी दिया है रमन यानी सर सी बी रमन, और सी दिया एनी बेसेंट, और डी दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर। सभी लोगों को मिला है नोबेल प्राइज़। इनमें से सबसे पहले किसको मिला है? प्रथम भारतीय कौन था इनमें से? प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय नोबेल विजेता कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए दिया है महेंद्र नाथ, बी दिया है नगेंद्र नाथ, और सी दिया है नरेंद्र नाथ, और डी दिया है सुरेंद्र नाथ। विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? विवेकानंद के बचपन का नाम था मेरे प्यारे दोस्तों नरेंद्र नाथ। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? सभी को पता है 1857 से शुरू होता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति के नाम से आते हैं। मंगल पांडे ने एक जो है किसको गोली मारी थी? एक जो है सैंडर्स या तो कुछ था ऐसा, उसी को गोली मारी थी, वहीं से प्रारंभ हो जाता है। मंगल पांडे का जन्म कब हुआ था? मंगल पांडे का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बलिया जिले में हुआ था, बलिया जिले में मंगल पांडे का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि गांधी जी की यानी महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? मोहनदास करमचंद गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। हम आपको यहाँ पर एक चीज़ बताने भूल गए, जो महात्मा गांधी थी या जब तक दातून किया करते थे यानी दंत धावन जब तक करते थे, दंत धावन का मतलब समझते हैं? शुद्ध हिंदी में दातून करने को यानी मंजन करने को क्या कहा जाता है? दंत धावन कहा जाता है। और जब महात्मा गांधी जी दंत धावन करते थे उतने समय में गीता का एक अध्याय पढ़ लेते थे, तो गीता से उनको समस्त प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। आप देखे होंगे स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन महात्मा गांधी जी ने देखा होगा आपने, बहुत सारे आंदोलन भी चलाए थे। सबसे ज़्यादा आंदोलन महात्मा गांधी के सिवाय और बताइए किसने कितने आंदोलन चलवाए थे? महात्मा गांधी सबसे अधिक आंदोलन चलवाए थे, ठीक है, बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अगला प्रश्न आ चुका है, बुद्धकालीन क्या दिया है? बुद्धकालीन कारीगरों के संगठन के मुखिया को क्या कहते थे? बुद्धकालीन जो कारीगर होते थे उनके एक संगठन का जो मुखिया होता था उसको हम क्या कहते थे? जेठक, और उसके बाद में दिया है श्रेष्ठी, और सी दिया है आपका सार्थवा, और डी दिया है गृहपति। क्या कहा जाता था उसको? डेठट कहा जाता था, ठीक, जेठट। ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, हाँ अगला प्रश्न आ गया, अर्थशास्त्र का संबंध मूलतः किससे है? अर्थशास्त्र का संबंध किससे भैया? अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? बताने का प्रयास करें। आपसे पूछे अगर एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके काल का है? तो राष्ट्रकूटों के काल का है, ठीक, ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। बौद्ध धर्म में ज्ञान को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है उसको, ठीक। ये सारे प्रश्न आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। भारत कितने ओर से समुद्रों से घिरा है? ऐसे भी प्रश्न पूछेगा, तो 3 तरीके से भारत समुद्रों से घिरा, एक तरफ से पर्वत से, हिमालय से, ठीक। बताने हमने क्या प्रश्न पूछा? अर्थशास्त्र का संबंध मूलतः किससे है? तो दंड नीति से यानी राजनीति से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? बताने का प्रयास करें। पाणिनि का अष्टाध्यायी, सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, और नेक्स्ट है आपका जो है कामांदकीय नीतिसार। क्या करेक्ट आंसर होगा? पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है या क्या है? संस्कृत का प्रथम व्याकरण जो है ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, सांख्य दर्शन के आचार्य कौन है? सांख्य दर्शन के आचार्य कौन है? पतंजलि। ये ऑप्शन बी दिया है कपिल मुनि, सी दिया है शंकर भगवान, और डी दिया है रामानुज। के कौन करेक्ट आंसर होगा?
सांख्य दर्शन के आचार्य कौन है? कपिल मुनि। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मृच्छकाटिकम किसकी रचना है? ए दिया है भास, बी दिया शूद्रक और सी दिया कालिदास, डी दिया है बाण। शूद्रक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न फटाफट बताने का प्रयास करें, चलें स्पीड से चलते हैं। इनमें से कौन कालिदास की कृति नहीं है? कौन सी कालिदास की कृति नहीं? ए ऑप्शन दिया महाभास, बी दिया अभिज्ञान शकुंतलम, सी दिया कुमार संभव और डी दिया है विक्रमोर्वशीयम। क्या करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हैं, महाभास इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कामसूत्र इनमें से किसकी रचना नहीं है? कामसूत्र किसकी रचना नहीं है? ए ऑप्शन दिया चरक, बी दिया पतंजलि, सी दिया वात्स्यायन, डी दिया कल्हड़। कामसूत्र इनमें से किसकी रचना है? कामसूत्र इनमें से किसकी रचना है? वात्स्यायन ने लिखी थी कामसूत्र। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ओके, वात्स्यायन, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कादंबरी के रचयिता कौन है? कादंबरी पुस्तक का लेखक कौन है? बाणभट्ट। कादंबरी किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है, सभी लोगों को पता होगा। रैदास किस काल में हुए थे? रैदास किस काल में हुए थे? 14वीं शताब्दी में रैदास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ, इनमें से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे? तो तुलसीदास जी जो थे वह रामानंद के शिष्य नहीं थे। स्वामी नरिहर दास जी के जो है वरदहस में लेकर के इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी थी तुलसीदास महाराज ने। आप अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी लाहौर में हुआ था। तलवंडी लाहौर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। कौन था? वल्लभाचार्य नाम था इनका। इनके लड़के कौन थे? विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ थे। और विट्ठलनाथ जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था, जिनमें सूरदास जी जो थे उनको प्रमुख स्थान दिया गया था। अष्टछाप जो थे और जो है पुष्टि मार्ग का जहाँ जात है, या किसने कहा था? या भी विट्ठलनाथ ने कहा था। और विट्ठलनाथ जो मेरे प्यारे दोस्तों वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। अष्टछाप के कवियों का संग्रह किसने किया था? तो किसने बना था अष्टछाप को? जो है विट्ठलनाथ ने बना था, हमने बताया था आपको। और अष्टछाप में दास वगैरह के जो लोग हैं वो जो है मुख्य रूप से आते थे। सूरदास उनमें प्रमुख थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका, अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है? अर्थशास्त्र का मूल विषय आपसे एग्जाम्स में और भी प्रश्न पूछ सकता है। चैतन्य महाप्रभु किसके भक्त थे? श्री कृष्ण भगवान के थे। बिहारी श्रृंगार सत्सई किसकी रचना है? रहीम की। सत्सई बिहारी सत्सई किसकी रचना है? बिहारी की है। विनय पात्रिका किसकी है? तुलसीदास जी की है। ठीक, ध्यान रखेंगे ये सारे प्रश्न। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ये सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकते हैं। रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद ही थे। ठीक, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। भक्ति आंदोलन के जो है कौन संत मोची के रूप में थे? तो रैदास जी जो मोची के थे। सूफी शब्द का क्या अर्थ होता है? सूफी शब्द का ऊन। सूफी शब्द का क्या अर्थ होता है? ऊन। ठीक, ध्यान रखेंगे। चले, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। ठीक, जय संहिता नाम था उसका। ठीक, ध्यान रखेंगे। आदि पुराण के नाम से कौन सा पुराण जाना जाता है? ब्रह्म पुराण को आदि पुराण के नाम से जानते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पिछले साल पूछे गए हैं। रामायण में कुल कितने अध्याय हैं, यानी कांड है? हमने आपको पहले बताया था 7 कांड है। राम बोला किसका प्रारंभिक नाम था? तुलसीदास जी का। ज्ञान भक्ति और कर्म की चर्चा किसमें बताई गई? भगवद गीता में। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। ठीक, हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। ठीक, ऐसे आप लोगों को ये सारी बातों को, वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जितने लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैट सेक्शन में सारे प्रश्नों को बताने का प्रयास करें। क्या आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं इसको भी अपने मन में अपने का जो है कॉपी में काउंट करते चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या था? अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है? चलिए बताने का प्रयास। ए है धर्म, बी दिया अर्थशास्त्र, सी दिया राजनीति और डी दिया इतिहास। क्या होगा? राजनीति। अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है? राजनीति। अर्थशास्त्र जो किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है, यानी कि जो है कौटिल्य, हमने चाणक्य जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कल्हड़ की प्रसिद्ध कृति क्या है? कल्हड़ की प्रसिद्ध कृति है ए ऑप्शन कादंबरी, बी हर्षचरित, बी दिया राजतरंगिणी, सी दिया हर्षचरित और डी दिया सिद्धांत कौमुदी। तो कल्हड़ की प्रसिद्ध कृति कौन सा? राजतरंगिणी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन था? अकबरनामा के लेखक कौन है? सभी को पता है, अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आईन अकबरी किस शासक के काल की जानकारी देता है? तो अकबर के आईन अकबरी। आईना मतलब होता है दर्पण, अकबरी मतलब होता है, ए माने होता है, आईन मतलब होता है क्या? दर्पण। आईन मतलब दिखाने वाला। ए माने क्या होता है? ए माने होता है जो है का की के, जिसको आप कहते हैं। अकबरी मतलब होता है अकबर के समय का। तो आईन अकबरी मतलब अकबर के समय की जानकारी कौन देगा? आईन अकबरी अकबर के समय की जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के किस युग से संबंधित हैं? तो किसके संबंधित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस जो हिंदी साहित्य के किस युग से संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह भारतेंदु युग से संबंधित हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में भारतेंदु युग दिया नहीं गया है, आधुनिक काल दिया गया है, प्रगतिवाद दिया गया है और छायावाद दिया गया है। इसमें आप आधुनिक काल लगाइएगा, युग पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आप लगाने का प्रयास करेंगे कौन सा? आधुनिक काल। आधुनिक काल से संबंधित है कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था। और ध्यान रखेंगे कुछ विद्वान इनको जो है 1850 में इनका जन्म हुआ
हुआ था और 1850 से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान 1857 से जो है शुरुआत मानते हैं। ध्यान रखें, जन्म तो इनका कब हुआ था? जन्म रीति काल में हुआ था इनका। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है रीति काल में हुआ था, लेकिन अगर इन्होंने रचनाएं लिखी है, इन्हीं की रचनाओं से आधुनिकता आती है। भारतेंदु जिसे भारतेंदु के नाटक आते हैं, तो इनको आधुनिक काल लगाने का ज़्यादा उचित होगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका, सूर्य सिद्धांत की खोज। सूर्य सिद्धांत की खोज किस प्राचीन खगोल शास्त्री ने की थी? सूर्य सिद्धांत की खोज आर्यभट्ट ने करी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संगीत शास्त्र का संबंध किस वेद से है? तो साम वेद से है। किससे है? साम वेद से। संगीत शास्त्र का जन्म मतलब संगीत शास्त्र का संबंध किससे है? साम वेद से है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्राचीन ईरानी देवता आहुर, प्राचीन ईरानी देवता आहुर किस वैदिक देवता से जो है मिलते हैं? तो इंद्र से मिलते जुलते हैं। किससे हैं? इंद्र से मिलते जुलते हैं। जो हम लोग इंद्र कहते हैं उनको वो लोग क्या कहते हैं? आहुर कहते हैं। अगला प्रश्न आपके, ऋग्वेद में ऋत से क्या तात्पर्य है? ऋत से क्या तात्पर्य है? ऋत मतलब क्या होता है? वहाँ पर ऋत का क्या मतलब होता है? प्रकृति एवं नैतिक धर्म से। बिल्कुल हाँ, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। सही बिल्कुल आप बोल रहे हैं आप सभी लोग। अगला, मनुस्मृति किसकी रचना है? तो मनुस्मृति भैया, स्मृति मतलब होता है यादगार या यायावर। तो मनु कौन थे? मनु कौन थे? सबसे पहले व्यक्ति थे पृथ्वी के। और श्रद्धा कौन थी? उनकी पत्नी थी। तो मनु स्मृति, श्रद्धा कौन थी? सबसे पहले स्त्री थी। और मनु कौन थे? सबसे पहले पुरुष थे। आपने देखा श्रद्धा मनु को लेकर के एक जो है महाकाव्य लिख डाला जयशंकर प्रसाद ने। तो आपसे पूछेगा कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। जो है दूसरा रामचरितमानस किसे कहा जाता है? कामायनी को ही कहा जाता है। तो मनु स्मृति किसकी रचना है? मनु की। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? तो भैया भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं, कठोरता नहीं है। मतलब कि कठोरता जो है अपनी विशेषता नहीं है। हम लोग प्रेम से रहते हैं, सहिष्णुता हमारे लोगों में, अध्यात्म से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, विटामिन सी। विटामिन सी, चलें बताने का प्रयास करें। विटामिन सी, विटामिन सी का मतलब कौन सा स्रोत है? आम से मिलता है विटामिन सी, नींबू से, या फिर मक्का से, मिठाई से? तो नींबू से मिलता है विटामिन सी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। क्या बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है? बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? चेचक, पोलियो, टिटेनस, एड्स। क्या होता है पोलियो से? पोलियो से क्या होता है मेरे भैया? बताने का प्रयास करें। पोलियो से क्या होता है? आपसे पूछे अगर ये विशिष्टाद्वैतवाद किसने प्रतिपादित किया था? तो रामानुजाचार्य ने किया था। ध्यान रखेंगे। अष्टांग योग किस दर्शन से संबंधित है? तो योग से संबंधित है। आपसे एग्जाम से पूछे कि जो है कुतुब मीनार किस पत्थर से बनाया गया है? तो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। गांधी जी ने वकालत कहाँ से प्रारंभ करी थी? अफ्रीका से। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1942 से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, अंबेडकर का परिनिर्वाण यानी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ध्यान रखेंगे। विवेकानंद ने किस संगठन की स्थापना करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1929 में। हिंद स्वराज की जो है किसकी रचना है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक। ओके, लीलावती किसकी रचना है? भास्कराचार्य की। ठीक, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब प्रश्न एग्जाम से पूछे जाते रहे, ध्यान रखेंगे। ये सब 14-15 के प्रश्न जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनी जी। हमने आपको बता ही दी है, लगातार प्रश्न पूछा गया है। चलें, हमने आपसे क्या पूछा? विटामिन सी का क्या नाम है? विटामिन सी किसमें पाई थी? नींबू में। और हमने आपसे क्या पूछा? बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग कौन सा है यहाँ पर? टिटनेस। ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे बताना चाहूँ, मीथेन गैस उत्सर्जन करने वाला खेत होता है। धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। ठीक, अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन किसकी कमी से होता है बेरी बेरी नामक रोग? यहाँ पर पूछ लेगा विटामिन B1। बिल्कुल, विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन इसका ये करेक्ट होगा। और विटामिन ए की कमी से इस जो है क्या होता है? रतौंधी होती। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पर? प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? पेप्सिन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पेप्सिन द्वारा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने, अधिक मात्रा में अवशोषित ग्लूकोज संग्रह होता है किसके? ग्लूकोजन के रूप में। किसके? ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अधिक मात्रा में जो अवशोषित, मान लेते हैं आप ज़्यादा भोजन या ज़्यादा ऊर्जा ले लेते हैं तो वह संग्रह हो जाता है आपके मतलब के पास इकट्ठा हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। बाद में क्रिया होती है ग्लाइकोजन से, फिर से वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपको बताने का प्रयास करें, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या होता है यानी स्रोत? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 जिसको आप कहते हैं H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या होता है?
क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखते हैं, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत क्या होता है? उपरोक्त सभी यानी बायोडीजल से भी आप देखते हैं ऊर्जा मिलती है, ज्वारीय ऊर्जा भी है, भूतापीय ऊर्जा भी है। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत बहुत सारे, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण अधिनियम। जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 13 मार्च 1974 को लागू हुआ था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्या करेक्ट है? सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रदूषण मुक्त भोजन बन सकता है। प्रदूषण मुक्त भोजन बन सकता है, किससे बन सकता है भैया? सौर ऊर्जा से या स्टोव से या फिर एलपीजी से या फिर हीटर से। तो प्रदूषण मुक्त जो भोजन बन सकता है आपका एलपीजी से बन सकता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे आ गया कि रेशम कीट पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन प्राणी जगत की किस शाखा में किया जाता है? तो प्राणी जगत की जो है एक प्रकार से एपी कल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन करने को क्या कहता है? एपी कल्चर। ओके, एपी कल्चर, रेशम कीट पालन। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है सौर परिवार का? बताने का प्रयास करें सभी लोग। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है सौर परिवार का? सबसे ठंडा ग्रह आपका कौन सा? अरुण। कौन सा भैया? अरुण। अरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत करी थी? आपसे एग्जाम से पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बताना चाहूँ आपको बहुत सारे प्रश्न, जैसे कि गुजरात की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली क्या है? तो गरबा। गुजरात की क्या है? गरबा है, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे राजनीति मतलब राजस्थान का कौन सा है? तो घूमर। राजस्थान देखते थे घूमर, घूमर वह गाना आता है राजस्थान वाला, जब आप देखे होंगे मूवी देखे होंगे पद्मावत मूवी, उसमें घूमर घूमर डांस होता नहीं, मतलब गाना आता नहीं, और दीपिका पादुकोण जो हीरोइन बनी मतलब की बनी होती हैं, तो उसी में जो है ये बातें आती है। तो घूमर जो है वहीं का है, कालबेलिया है, चिस्मी है, ठीक। ये सब कहाँ के हैं? ये सब गुजरात के, सॉरी राजस्थान के हैं, ठीक। आर्य किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके, आगे बढ़ा जाए। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापा जाता है? रिक्टर पैमाने से। सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है सबसे गर्म ग्रह। और ठंडा ग्रह कौन सा? अरुण। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। ओके, बिल्कुल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। रस खान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। ओके, ये सारे प्रश्न एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, पूछे गए हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं बीच में बताता रहता हूँ आपको। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, किसने करी थी? ए ऑप्शन दिया एल्टन, बी दिया ओडम, सी दिया डार्विन और डी दिया है टेंसले। क्या करेक्ट आंसर को? एल्टन महोदय ने। किसने? एल्टन। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, घासवन मतलब घासवन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले क्या घास का क्रम होना चाहिए? घास सबसे पहले, घास को कौन खाएगा? हिरन खाएगा। हिरन को कौन खाएगा? शेर खाएगा। शेर को कौन खाएगा है? गिद्ध खाता है। तो ये क्रम आपका बिल्कुल सही है, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, तो यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। अगला प्रश्न, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, ठीक, जिससे विटामिन डी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का प्राकृतिक है? निम्न में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक है? तो घास का जो स्थल है वह प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। गेहूं का खेत बनाया जाता है, आम का बाग बनाया जाता है, जल जीव कुंड बनाया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ई हेकल महोदय ने दिया था। किसने दिया था? हेकल महोदय ने दिया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? ई हेकल महोदय ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने, परितंत्र में मानव है। परितंत्र में मानव है, कैसा है? सर्वाहारी। मानव कैसा होता है? सर्वाहारी होता है। अगला प्रश्न, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, कैसे होते हैं? पोषण की दृष्टि से अपघटक कैसे होते हैं? स्वापोषी होते हैं, या परपोषी होते हैं, या विषम परपोषी होते हैं, या फिर मृतोपजीवी? मृतोपजीवी होते हैं। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं मृतोपजीवी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, ये सभी आते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आते लाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये ऑप्शन दिया ओजोन क्षय से, मतलब ओजोन क्षरण से, बी दिया परमाणु हथियार से, सी दिया है लैंड माइन से, और डी दिया सागर तट से। तो ओजोन क्षरण से क्या संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में
कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। नाइट्रोजन जो है हवा में लगभग 78% पाई जाती है, वहीं ऑक्सीजन जो है आपकी 21% पाई जाती है। इसके बाद में आपकी जो है और सारी गैसें पाई जाती हैं, उनका प्रतिशत मुझे शायद नहीं कन्फर्म है, नहीं तो उसको बता देता, वैसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग क्या है, पर्यावरण है। यह कथन किसने कहा पर्यावरण की परिभाषा को देते हुए, तो पर्यावरण की परिभाषा को देते हुए ए फिटिंग महोदय ने कहा कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग क्या होता है, पर्यावरण होता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। इन सभी प्रश्नों को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मतलब कि ध्यान से वीडियो को देखने के बाद में सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। बहुत सारे प्रश्न ऐसे एग्जाम से पूछा जाता रहता है आपसे। ठीक, आपसे पूछे पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं, तो जल, वायु, मृदा, ये सब ऑप्शन में देगा, उपरोक्त सभी देगा, वही करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक, ओजोन क्या है, तो प्रथम प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक, तो द्वितीयक प्रदूषक है ओजोन। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, चले बताने का प्रयास करें। जैविक समुदाय में निरंतरता पाई जाती है। जैविक समुदाय में निरंतरता पाई जाती है। ए ऑप्शन दिया पौधों और पौधों के बीच में, बी ऑप्शन दिया पौधों और जंतुओं के बीच में, सी ऑप्शन दिया जंतुओं और सूक्ष्म जंतुओं के बीच, या फिर पौधों और सूक्ष्म जंतुओं के बीच में, या डी दिया उपरोक्त सभी के बीच में। क्या करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी के बीच में क्या होता है, जैविक समुदाय में निरंतरता पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। एक मिनट, हाँ थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपको दिखाई पड़े। हाँ, हमने क्या बताया, स्वपारिस्थितिकी में कोई भी जैव जाति निम्नलिखित में से किसे भली भांति विकसित कर सकती है। ए ऑप्शन दिया अपनी वंश वृद्धि, बी दिया है जैविकीय समुदाय को, सी दिया है विभिन्न समूहों को, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, अपनी वंश वृद्धि, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण से क्या होता है। औद्योगिकरण से होता है, ये ऑप्शन दिया है वायु प्रदूषण, बी दिया है जल प्रदूषण, सी दिया है ध्वनि प्रदूषण, और डी दिया है आपका उपरोक्त सभी। तो वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, और ध्वनि प्रदूषण भी होता है, यानी डी सही होगा एक आपका। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है, भारत में औद्योगिकरण से सर्वाधिक हुआ है, क्या हुआ है भारत में जो है, क्या हुआ है भारत में औद्योगिकरण से अगर कोई किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो वन विनाश हुआ है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव हुआ है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव कहाँ पर हुआ, पारिस्थितिकी पर, पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया इसके कारण से। अगला प्रश्न, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। नगरों में पर्यावरण असंतुलन कैसे होता है, मल निकासी से होता है, या फिर जलाऊ लकड़ी से होता है, या आवासीय समस्या से होता है, या फिर ये सभी इन सभी से होता है। तो भाई मल निकासी से भी होता है वहाँ पर, जलवायु मतलब जलाऊ लकड़ी होती है उससे भी होता है, आवासीय समस्या से भी, यानी सी डी ऑप्शन इसका ऊपरी तो सभी। अगला प्रश्न है आपका, तीव्र तकनीकीकरण से प्रभावित होता है। तीव्र तकनीकीकरण से प्रभावित होता है प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, बी दिया है, सी दिया आर्थिक पर्यावरण से। भैया सभी प्रभावित होंगे, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। हमने आपको बताया था कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें ऊपर डी करेक्ट आंसर होता है, जिसमें किसी विशेषता, कार्य वगैरह पूछी जाते हैं, या लाभ पूछा जाए, हानि पूछी जाए, किसका क्या है, यह मतलब इसमें होता है, प्रभावित होता है। तो भैया प्रभावित एक लोग थोड़ी ना होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगला प्रश्न दिया है आपका, चले फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर, जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दिए सभी लोगों के पास। सभी लोगों के चैट सेक्शन में जो बातें आ रही है मैं समझ पा रहा हूँ, सारे लोग वीडियो को एक बार से शेयर कर दी, सभी लोग फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन प्रारंभ हुआ था। पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, 1685 ईस्वी से, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका सामने आ चुका है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, पूरा का पूरा सुनिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी का हमने क्या बताया था आपको, हेकल महोदय ने किया था, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने किया था, तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था आपके टांसले महोदय ने किया था, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो कौन शामिल है, पठार शामिल है, या नदी का मुहाना, या सागर तट, या लैगून। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, आपका पठार जो है वह शामिल है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ। अगला प्रश्न आपका जो है आ चुका है स्क्रीन पर कि पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल है। क्या पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल है, बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करें।
परपोषी, स्वापोषी या शाकाहारी? डी सभी बिल्कुल सही। डी ऑप्शन वाले बिल्कुल करेक्ट है। जितने लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, होम साइंस की भी क्लास होगी आपकी, होम साइंस की क्लास होगी और सेकंड पेपर की भी क्लास होगी आपकी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स की भी क्लास जल्द ही लगवा देंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। कल 9 बजे शायद आपकी क्लास होम साइंस की होनी है, ठीक, ध्यान रखेंगे। आज होम साइंस की क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि आज जो है यह क्लास आपके सामने ले आया, तो आप होम साइंस की क्लास अब कल होगी, ठीक। होम साइंस की बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर होम साइंस की क्लास, तो होम साइंस की क्लास आपकी कल होगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रमुख घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रमुख घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये ऑप्शन दिया नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में जो स्थित है। बी दिया है आपका जो है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। और सी ऑप्शन दिया चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है। चंबल घाटी आपको पता है जहाँ पर डाकू निवास करते थे। डी ऑप्शन दिया ऊपर सभी बिल्कुल, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ओह माय गॉड, कहाँ चला गया? हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में से कौन सा भारत में पाया जाता है? सहारा अफ्रीका का है, ठीक, कहाँ का है? सहारा अफ्रीका का है। बी दिया है कालाहारी नहीं है। सी दिया है आपका थार का मरुस्थल, ऑप्शन इसका सी ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? तो भैया इनमें से सभी, जब भी हमने पूछा था कारण, परिणाम, लाभ, हानि, ये सब पूछा जाए विशेषताएं वगैरह, तो आप डी मारिएगा आंख मूंद करके, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। पशु चारण से भी मतलब मृदा अपरदन होता है, मृदा का कटाव होता है। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मृदा का कटाव, कट करके बहना, उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। पशु जब घास चर लेंगे तो घास से में मिट्टियाँ रुक जाती थी, बैठी नहीं थी, तो पशु जब जो है घास को चर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है मतलब मिट्टियों की जो कटान होगी अधिक मात्रा में हो जाएगी। वन विनाशों से भी मिट्टी का अपरदन होता है, खनन से, आप खुदाई उदाई इधर उधर हो तो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो क्योटो में। क्योटो कहाँ पर है? जापान में स्थित है। ओके, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो सितंबर महीना था 1997 में, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं, पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 159 देशों ने लगभग भाग लिया था, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव तथा जीवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? किसने करी थी? यूनेस्को नामक संस्था ने करी थी। मानव तथा जीवन मंडल की कार्यक्रम की जो शुरुआत करी थी यूनेस्को संस्था ने करी थी। ओके, अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाता है? उसी को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। जलमंडल कहते हैं उसी को, ठीक। क्या बताया हमने? प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जैव मंडल। यहाँ पर जलमंडल गलत बोल दिया हमने, जैव मंडल। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं। तो भैया जीव कहाँ पर रहते हैं? बहुत सारे जीव कहाँ पर रहते हैं? जैव मंडल में। ओके, ध्यान रखें, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसने कहा था? जीवों के पारिस्थितिक जो है कारकों का योग क्या है? पर्यावरण है। किसने कहा था? फिटिंग महोदय ने बात कही, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, फिटिंग महोदय। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अजैविक घटक है? कौन सा अजैविक घटक है? तो वनस्पति जो है अजैविक घटक है, जबकि मानव, जंतु और सौर ताप ये कौन से हैं? यह जैविक घटक है। ओके, सौर ताप आपका भौतिक घटक है और जंतु और मानव कौन से हैं? आपके जैविक घटक हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लाने का प्रयास किया जाए। चलो कंप्यूटर महोदय, अगला प्रश्न लाइए। कौन कहता है इसको? अमिताभ बच्चन जी। एक मिनट, कलर चेंज कर ले भाई। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, गेहूं की फसल में कौन सा फफूंदी रोग पाया जाता है? कौन सा? रस्ट। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका भी करेक्ट होगा, रस्ट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में, ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ओस्लो में। कहाँ पर है? ओस्लो में। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है भैया? नागपुर में। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपका। देखें, यह जोड़ा एक तरीके से ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है भैया? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन संबंधित सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, दूध सफ़ेद होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीली क्रांति मत्स्य पानी में पानी नीला होता है तो मत्स्य उत्पादन भी ठीक है। पीली क्रांति दलहन उत्पादन, पीली क्रांति दलहन नहीं तिलहन होगा, पीली उत्पादन, ठीक, तो ये गलत है यही वाला आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 21 मार्च, 21 सितंबर या फिर 5 जून को? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 16 सितंबर या 6 अक्टूबर या 21 मार्च? कब मनाया जाता है भैया? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग बता रहे हैं। फटाफट से आगे बढ़ें। एड्स का कारक जीव कौन सा है? एड्स का कारक जीव है, एड्स का कारक जीव कौन सा है भैया? ए ऑप्शन दिया है जीवाणु, बी ऑप्शन दिया है विषाणु, सी ऑप्शन दिया प्रोटोजोआ और डी ऑप्शन दिया कवक। तो एड्स का कारक कौन सा है? विषाणु के कारण से क्या होता है? एड्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, गरीबों की इमारती लकड़ी कौन सी है? गरीबों की इमारती लकड़ी कौन सी? मतलब इमारत बनाने के लिए, इसे घर अगर बनाना है गरीबों को तो कैसे बनाते हैं? बांस का छप्पर छाते हैं, ठीक, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घोंघा। आयोडीन की कमी से कौन सा? घेंघा यानी घोंघा रोग होता है, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील कौन सी है? फ्रेश वाटर, बुलर झील। कौन है? बुलर झील, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछेगा एग्जाम्स में कि संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है पूरे संसार में। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से एक बार वीडियो को सभी लोग, जितने भी लोग नए देख रहे हैं हमको, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, अपने सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आने वाला क्या, लगभग आधी क्लास आपकी हो चुकी। क्लास आपकी जो है 10 बजे तक चलेगी। ध्यान रखेंगे, आपकी क्लास 10 बजे तक चलेगी, ठीक। 10 से क्या और ज़्यादा थोड़ा मतलब कि हो सकता हो जाए, फिर 10 बजे तक लास्ट आपकी होगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 1 घंटे क्लास होनी है आपकी, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे भेजेगा? राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे भेजेगा? ए ऑप्शन दिया है आपका, ए ऑप्शन दिया है मेरे प्यारे दोस्तों राज्यपाल को या राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन दिया सरकार को, या सी ऑप्शन दिया संसद को, या डी ऑप्शन दिया आपको किसी को भी भेज सकता है। तो राज्य आयोग जो होगा आपको, जो राज्य आयोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों, या राज्य सरकार को क्या करता है? वार्षिक प्रतिवेदन भेजता है। किसको? राज्य सरकार को। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानवाधिकार न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई कौन करेगा? मानवाधिकार न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई कौन करेगा, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको? विशेष लोक अभियोजक जो होता है वह मानवाधिकार न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही करेगा, ठीक। ध्यान रखेंगे, विशेष लोक अभियोजक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत भारत सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान है? नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? तो 40, धारा 40 के अंतर्गत, धारा 40 के अंतर्गत भारत सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मानव अधिकारों, मानव अधिकार यानी जो मानव के अधिकार हैं। तो मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा 1948 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपनाई गई थी? किसके द्वारा अपनाई गई थी मेरे प्यारे दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। चलें, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे बोल रहा हूँ, आप लोगों से नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर लाइक कर दिया, चले कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का व्युत्पन्न विषय कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधि का व्युत्पन्न यानी उल्टा, अंतर्राष्ट्रीय विधि का व्युत्पन्न विषय किसे कहा जाता है? तो व्यक्तियों को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का व्युत्पन्न विषय कहा जाता है व्यक्तियों को। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके जो है सामने आ चुका है स्क्रीन पर, राष्ट्रीय मानव अधिकार का प्रमुख दायित्व क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है मानव अधिकार के संदर्भ में राष्ट्रपति को राय देना,
बी ऑप्शन में दिया है मानव अधिकार का बेहतर संरक्षण करना। सी ऑप्शन दिया है मानव अधिकार के संदर्भ में आतंकवाद पर कार्रवाई करना। सी आपका डी ऑप्शन दिया है मानव अधिकार का विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना। क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? ऑप्शन बी, मानव अधिकार का बेहतर संरक्षण राष्ट्रीय मानव अधिकार का प्रमुख दायित्व होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं भैया, इसमें कितने अध्याय हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करें, कितने अध्याय हैं? चलें, कितने अध्याय हैं इसमें? हाँ, इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। बिल्कुल, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने हॉटलाइन की स्थापना कब की थी? तो हॉटलाइन की स्थापना कब की थी? 1994 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। 1994 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने हॉटलाइन की स्थापना करी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार संरक्षण के लिए कौन सा कार्य नहीं करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार संरक्षण के लिए कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए में दिया है मानव अधिकार विधि का संहिताकरण नहीं करता है। बी ऑप्शन दिया है मानव अधिकारों का अनुश्रवण नहीं करता है। या सी ऑप्शन दिया मानव अधिकार क्रियाकलापों का समन्वय नहीं करता है। या डी ऑप्शन दिया मानव अधिकार उल्लंघन पर सूचनाओं का संकलन ना करना। तो क्या कर नहीं करता? तो ऑप्शन इसका डी ही करेक्ट होगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है मानव अधिकार का संरक्षण के लिए मानव अधिकार उल्लंघन पर सूचनाओं का संकलन नहीं करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अभी तक बने रहे हमारे साथ। चलें, थोड़ी देर और बने रहेंगे। बहुत गर्मी है, बिल्कुल बहुत गर्मी है भाई, आज बहुत गर्मी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चलिए, लास्ट स्लाइड है आपकी यही। ठीक, लगभग 10-12 प्रश्न और बचे हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की व्याख्या की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की व्याख्या सॉरी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए में दिया है धारा 3 से 11 के बीच में। बी ऑप्शन दिया धारा 12 से 16 के बीच में। सी ऑप्शन दिया धारा 32 से 33 में। या फिर धारा 21 से 29 में। तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर धारा 3 से 11 में। ओके, धारा 3 से लेकर के 11 के बीच में राष्ट्रीय मानवाधिकारों की जो है आयोग की जो है व्याख्या बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। राज्य आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसको भेजता है? तो राज्य आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट, हमने आपको पहले बताया, एक प्रश्न दोबारा आ गया, राज्य सरकार को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है। राज्यों में मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था किस धारा में की गई है? राज्यों में मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था किस धारा में की गई है? किस धारा में की गई भैया? तो धारा 21 से लेकर के 20 के अंतर्गत राज्य में मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। धारा 21 से जो है 20 में, धारा 21 से 20 में की गई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक व्यवहारों का नियमन करने के लिए कानून या है। क्या कानून है? मतलब क्या कानून है, यह कथन किसने कहा? अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक व्यवहारों का नियमन करने के लिए कानून है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा किसने? हैकल महोदय ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन, जो कि 1948 ईस्वी में पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? अ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशंस, अ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशंस के पुस्तक के लेखक कौन है? फिलिप सी गैसेप। कौन है? फिलिप सी गैसेप। लगातार एग्जाम से प्रश्न पूछता है, इस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ओके, जितने भी प्रश्न हमने बताए सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को रट लीजिएगा। अगर इससे संबंधित और एक आध सीरीज आपको चाहिए कि सही प्रैक्टिस और करवा दीजिए सर जी, तो इसकी जल्दी मैं आपको जो है करवाने का प्रयास करूँगा। समय मिलेगा तो ज़रूर। बाकी अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आपकी 9 बजे लाइव क्लासेस आपकी उपलब्ध करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी समस्त कार्रवाई के सारांश को प्रकाशित करता है। किसमें प्रकाशित करता है? द्विवार्षिक प्रतिवेदन में, या वार्षिक प्रतिवेदन में, या अर्ध प्रतिवेदन में, या फिर त्रैमासिक प्रतिवेदन में? तो वार्षिक प्रतिवेदन में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत के लिए एडवोकेट से लिख करके भेजना होता है। ये मानव अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो उसका अगर शिकायत आपको करना है तो एडवोकेट यानी कि वकील से लिखवा करके लिखकर आप भेजना होता है, या स्वयं लिख करके भेज सकते हैं, या मानव अधिकार विशेषज्ञ से लिखवा करके भेज सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से किसी से लिखवा करके नहीं भेज सकते। ठीक, ऑप्शन इसमें जो है इनमें से कोई नहीं। ओके, ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे है, राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत किस प्रकार से करनी होती है। तो किस प्रकार से करनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों। एक दिया है निश्चित आवेदन पर, बी दिया है सादे कागज़ पर, सी दिया है 20 रुपये के स्टाम्प पर, सी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सादे कागज़ पर आप शिकायत लिख सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार को भेज सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस शिकायत पर विचार करता है। न्यायालय में चल रहा कोई मामला हो, या अज्ञात या अनाम कोई शिकायत हो, या हर शिकायत पर भले ही वह तुच्छ प्रकृति का क्यों ना हो, या फिर नेक्स्ट है आपका पुलिस मुठभेड़ के संबंध में। तो जब पुलिस का मुठभेड़ हो जाता है, पुलिस मानव को मारने पीटने अत्याचार करने लगती है, तो उस पर मानवाधिकार आयोग जो है उस शिकायत को अधिक मात्रा में सुनता है। मानवाधिकार आयोग जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार का जो आयोग है वह सुनता है। ठीक, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, पुलिस मुठभेड़ में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न एवं आज का लास्ट प्रश्न आ चुका है आपके सामने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उस शिकायत पर विचार नहीं करता यदि मानव अधिकार का उल्लंघन की घटना घटित हुई हो, 3 वर्ष से अधिक हो गया हो, या 2 वर्ष से अधिक हो गया हो, या 1 वर्ष से अधिक हो गया हो, या 3 माह से अधिक हो गया हो। अगर 1 वर्ष से अधिक हो गया किसी मामले को, तो उस पर मानवाधिकार जो होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होगा उस शिकायत पर विचार नहीं करता है। तो एक वर्ष के अंतर्गत अगर आप उस पर जो है शिकायत अपनी दर्ज करवा देते हैं, तो उस पर आपको जो है कार्रवाई मिल सकती है। ठीक, तो ये बातें थी जो आपकी एग्जाम्स में पूछी जा सकती थी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि हमने आपको बता दिया। तो बहुत बहुत आपका सभी का स्वागत था जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला एचडी पॉइंट में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तक हमारे साथ बने रहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से कल की वीडियो में आने का प्रयास करें। रोज़ रात 9 बजे आपके सामने जानते हैं लाइव आने का प्रयास करता हूं। रोज़ रात 9 बजे आपकी क्लास होती है शुक्ला एचडी पॉइंट पर, और बीच कुछ में तमाम सारी वीडियो आपको मिलती रहती है। तो सभी वीडियो को देखने का प्रयास करें। कॉपी कैसे लिखते हैं, 1.5 घंटे में वो कैसा पेपर आएगा, उसके लिए संबंधित वीडियो हमने बना दी है। और आपको अंतिम समय में परीक्षा के कैसे करना चाहिए, परीक्षा की क्या रणनीति हो, जल्दी उस पर वीडियो आएगी कि आखिरकार परीक्षा देने से पहले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, उसको लेकर के मैं आपको प्रश्न जो है एक वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।